रूसी जनरल ने अभी अभी वह बात कह दी है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रूस यह युद्ध हार रहा है और इससे रूसी राज्य का पतन हो जाएगा। यह भाषा पहले कभी नहीं सुनी गई है, खासकर जब यह एक अत्यंत सम्मानित सैन्य अंदरूनी सूत्र से आ रही हो। जनरल लियोनिद इवुशा कोई पश्चिमी जनरल नहीं है। वास्तव में वह नाटो से नफरत करते हैं और पश्चिम से भी नफरत करते हैं, लेकिन वह रूस से प्यार करते हैं और इसी वजह से वह रूसियों को चेतावनी दे रहे हैं कि पुतिन ने देश को एक रणनीतिक हार के लिए मजबूर कर दिया है। जनरल की चेतावनी रूसी सेना की घबराहट पर सही साबित होती है। पुतिन के चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव पुतिन से यूक्रेनी सेनाओं को घेरने के बारे में खुलेआम झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। यह धोखा दिखाता है कि सेना अपनी असफलताएं छुपा रही है ताकि राजनीतिक सफाई से बच सके। यह समस्या काबिल कमांडरों से शुरू होती है और अब रूस के पास ऐसे कमांडर कम हैं। यह मेरी बात नहीं है, यह खुद रूसियों की बात है जो कमांडरों की हालत कितनी खराब है इस पर चर्चा कर रहे हैं। सुनिए। यह एक समस्या है। यह है समस्या। क्या कुछ विशेष यूनिट्स हैं जहां कोई अनुशासन नहीं है? ये पहले से ही प्रणालीगत है। यह पहले से ही एक प्रणालीगत समस्या है, आप जानती हैं। जब ये कुछ जगहों पे होता है, कमांडरों पे निर्भर है, पर अच्छे कमांडर काफी नहीं हैं। बहुत सारे तत्व इसमें शामिल हैं। हम कई सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं, उन्हें ठीक से जांच नहीं रहे और जेलों से भी बहुत लोग ले रहे हैं। सैन्य काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारियों ने बताया कि एक यूनिट में हमारे लोग दूसरों को बेसमेंट में बंद कर उनसे पैसे और डेबिट कार्ड ले रहे थे। सारे नक्शे ले लिए। जांच शुरू होते ही फिर वही हुआ। शुरू हुई, सब लोग अचानक मोर्चे पर भेज दिए गए। लाइन पर। हमारे पास गिरजा की कहानी है जहां अपने ही अपने को मार रहे थे। एक और कहानी भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। हमारी रूसी सेना की कुछ यूनिट्स में वहां ऐसे एवॉलर्स होते हैं, उन्हें एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव घोषित कर दिया गया है। उनके हथियार टूटे हुए हैं, उनकी पसलियां टूटी हुई हैं। मुझे नहीं पता, मैं आपको बताऊंगी कि स्पेशल यूनिट में अहमद वहां भी ऐसे लड़के हैं। मुझे नहीं पता, मैं आपको बताऊंगी कि वहां अहमद का। रूसी लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, कोई रोक नहीं है इस पर। जब कोई नियंत्रण और निगरानी नहीं होती तो अराजकता आ जाती है। हम मानते हैं कि ये समस्या नहीं है, जबकि ये सच में है। हम सैनिकों को हेपेटाइटिस या HIV होने पर बाहर नहीं करते, वे लड़ाई जारी रखते हैं। अभी के लिए ये मोर्चे पर है, लेकिन ये फैलने का गंभीर खतरा है और गहराई तक। यही बात जनरल लियोनिद भी बता रहे हैं। रूसी सैनिकों के साथ उनके ही अयोग्य कमांडर गलत व्यवहार कर रहे हैं और क्रेमलिन में बैठे रूसी उच्च अधिकारी इस आक्रमण को कैसे अंजाम देना है इसके आदेश दे रहे हैं। अब यह समझने के लिए कि यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, चलिए देखते हैं कि यह आदमी कौन है। वह देश के भीतर सबसे अधिक सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने सोवियत संघ के रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ सहायक के रूप में सेवा दी थी और इसके अलावा सोवियत संघ के पतन से पहले वे जनरल अफेयर्स के मुख्यमंत्री भी थे। पतन के बाद भी उन्होंने रूसी राज्य के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 90 के दशक में वे रूस के रक्षा मंत्रालय के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे और 96 से 2001 तक वे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य के मुख्य निदेशालय के प्रमुख थे। मूल रूप से यह वह विभाग था जो रूसी सेना और किसी भी विदेशी सेना से संबंधित सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था। अब उनके विभागों के नाम अजीब होते हैं, लेकिन साफ है कि यह एक महत्वपूर्ण पद था। इस अनुभव से उन्हें रूस के आक्रमण की गलतियों की अनूठी समझ मिली। जनवरी 2022 में पुतिन की विशेष सैन्य कार्रवाई से एक माह पहले जनरल लियोनिद ने सार्वजनिक रूप से इसे गलती बताया था। और क्या उनकी लगभग सभी भविष्यवाणियां 2022 में सच हुई। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के साथ लंबा युद्ध रूसी अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय संकट को और बढ़ा देगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के साथ यह युद्ध रूस के लिए दोस्तों को खो देगा और नाटो के साथ पूर्ण युद्ध का खतरा पैदा कर देगा। तो सोचिए, वह लगभग सभी बातों में सही हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि पुतिन का 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान अब 3 दिनों से कहीं ज्यादा लंबा हो गया है और रूस का जनसांख्यिकीय संकट वह अब रूसी राज्य के लिए सबसे खतरनाक चीज बन गया है।
असल में रूस में जन्म दर 200 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। मेरी समझ में पुतिन और क्रेमलिन की नीतियां जन्म दर बढ़ाने के लिए हैं, फिर भी यही स्थिति है। पुतिन की बाकी चीजों की तरह चीजें योजना के मुताबिक नहीं हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जनरल की सभी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। अब रूस उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों में दोस्ती ढूंढ रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के आधे देशों में यात्रा नहीं कर सकते। इसी वजह से वो दक्षिण अफ्रीका में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन में नहीं जा सके। और इसी वजह से जब से ये सब शुरू हुआ है वो एक भी G20 शिखर सम्मेलन में नहीं जा सके। अगर इसे दोस्ती खोना नहीं कहते तो क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। जनरल रेओनिड ने जनवरी 2022 में ही ये भविष्यवाणी की थी, जब पुतिन ने हमला शुरू भी नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने उस समय बयान में पुतिन से इस्तीफा या रूसी संसद से उन्हें हटाने का आग्रह किया था। अब मुझे यकीन है कि आप लोग जानते हैं कि रूस के अंदर ऐसा कुछ कहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ क्या होता है। आमतौर पर वे अपनी ही पीठ के पीछे सिर में 8 बार गोली मार लेते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अब भी रूस में आजाद है और पुतिन के युद्ध की आलोचना करता रहता है। यह दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति कितने महत्वपूर्ण हैं कि पुतिन भी उन्हें छू नहीं सकते। हाल ही में उसने अपना नया धमाका किया है। उसने रूसी कमांडरों द्वारा सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार उजागर किया। उसने कहा, मैं उद्धृत करता हूं, कोई देश ऐसे युद्ध नहीं जीत सकता। उसका आरोप था कि पुतिन ने रूस को रणनीतिक हार के लिए मजबूर किया, और फिर वह पुतिन के ही शब्दों को उनके खिलाफ उद्धृत करता है। देखिए, जून 2024 में खुद पुतिन ने कहा था कि युद्ध के मैदान में रूस की रणनीतिक हार का मतलब रूसी साम्राज्य के 1000 साल के इतिहास का अंत है। तो बताइए क्या हुआ? जनरल लियोनिद अब उसी बयान की ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुतिन रूस को एक तरह से रणनीतिक हार की ओर ले जा रहे हैं, और इसका मतलब है कि रूस बिखर जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पुतिन की नियमित परमाणु धमकियों का भी मजाक उड़ाने के लिए थोड़ा समय निकाला। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन पोसाइडन और ओरुश्निक जैसी नई मिसाइलों का प्रचार करता है, लेकिन अमेरिका से युद्ध होने पर ये रूस की रक्षा नहीं करेंगी। अब मैं अगला हिस्सा लगभग शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें यह बयान कितना पागलपन है। उद्धरण, असल में अमेरिका हमें तबाह कर देगा इससे पहले कि हमारी मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंचें, चाहे हम दाग भी दें। उद्धरण समाप्त। निश्चित रूप से यह एक रूसी जनरल की तरफ से बहुत ही पागलपन भरा बयान है। वह पुतिन के हालिया दावे पर भी बात करते हैं कि रूसी सेनाओं ने पुखारास में यूक्रेनी सेनाओं को घेर लिया। वे कहते हैं कि रूस इस शहर पर कब्जा करता है तो भी यह सिर्फ छोटी सामरिक सफलता होगी। रणनीतिक स्तर पर रूस ने हर संभव हार का सामना किया है। यह पढ़कर हैरानी होती है कि वह आदमी रूस में रहते हुए आजादी से घूम रहा है, जबकि उसकी बातें सच हैं। हमने अग्रिम मोर्चे पर रूसी सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार के अनगिनत वीडियो उदाहरण देखे हैं। वे आत्मघाती आदेश या कमांडर की इच्छा के खिलाफ काम करने से इनकार करते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है। मैं 25वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी 67वीं का एक सैनिक हूँ। डिवीजन 36वीं रेजिमेंट असॉल्ट डिटैचमेंट। तीसरे दिन से हम पेड़ से हथकड़ी में बंधे हैं, बिना खाना पानी के। वे शौचालय भी नहीं ले जाते। हालात ऐसे ही हैं। मेरे साथ भी यही है, मैं क्या कहूं? अब इसके लिए क्रेमलिन उतना ही जिम्मेदार है जितने कि मोर्चे पर मौजूद अयोग्य कमांडर, क्योंकि क्रेमलिन कमांडरों को हर हाल में जमीन हासिल करने का आदेश दे रहा है। इसका मतलब है कि इन कमांडरों को इस बात की परवाह नहीं है कि उन्हें कितने नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। वे सिर्फ जमीन हासिल करने पर ध्यान देना चाहते हैं, और यही वजह है कि वे लगातार नए रंग रूट भेजते रहते हैं। वे रूसी सैनिकों को बार बार यूक्रेनी फायरिंग लाइनों में भेजते रहते हैं, लहर दर लहर। उनकी पूरी रणनीति यही है कि यूक्रेनी सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो जाएं और फिर अनुभवी बल अंदर जाकर उन जगहों पर कब्जा कर लें। इसका मतलब है, चाहे तरीका काम करे, रूस भारी संख्या में सैनिक खो रहा है। सैनिक नुकसान की बात करें तो प्रोक्रोज घेराबंदी पर चर्चा करें। देखिए, करीब 2 हफ्ते पहले रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गोरासिमा ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर पुतिन से कहा था कि रूसी सेनाओं ने शहर को घेर लिया है, जबकि यूक्रेनी सेनाएं अभी भी अंदर हैं। अब उस समय यह सच नहीं था और आज तक भी यह सच नहीं है। यही वजह है कि कई रूसी युद्ध ब्लॉगर्स बेहद नाराज थे। अब वे गुस्से में गेरासिमोव की आलोचना कर रहे हैं,
कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में सेना की प्रगति के बारे में खुलकर झूठ बोला। उन्होंने कहा कि यह घटना लगातार झूठी रिपोर्टिंग की समस्या को उजागर करती है। कुछ हफ्ते पहले कुछ टिप्पणीकारों ने यह नोटिस किया था। रूसी सैन्य रक्षा वीडियो की पृष्ठभूमि में दिखाए गए फ्रंट लाइन के नक्शे में रूसी पोजीशनें कई किलोमीटर और पश्चिम में दिखाई गई थीं, जितना कि खुद रूसियों या यहाँ तक कि यूक्रेनियों ने भी बताया था। ओपन सोर्स विश्लेषकों ने स्वतंत्र रूप से उनका आकलन भी यही किया था। फिर पुतिन गेरासिमोव ब्रीफिंग ने दिखाया कि यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि इसे सीधे सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट किया जा रहा था। गेरासिमा ने दावा किया कि प्रोक्रोस मिराना हार्ड शहर रूसी बलों द्वारा घेर लिए गए हैं और वहां 31 यूक्रेनी बटालियनें फंसी हुई हैं। वैसे एक बात बता दूं, एक बटालियन में लगभग 300 से 1000 सैनिक होते हैं। तो ये आदमी मूल रूप से दावा कर रहा है कि लगभग 31,000 यूक्रेनी सैनिकों को रूसियों ने घेर लिया था, जो कि बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि मोर्चे पर लड़ाइयां ऐसे नहीं हो रही हैं। रूसी आदमी जिसे पुतिन को मोर्चे से सारी प्रगति की जानकारी देनी है, उसे खुद नहीं पता कि लड़ाइयां कैसे लड़ी जा रही हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं या नहीं, पुतिन के बारे में मशहूर है कि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते। इस बात की पुष्टि क्रेमलिन के भगोड़ों ने की है और ऊपर से खुद क्रेमलिन ने भी इसकी पुष्टि की है। मुझे लगता है उसने हिजबुल्लाह का हाल देख जोखिम नहीं लेना चाहता। इसका मतलब है कि उसे जानकारी सिर्फ गोरेसीमा और उसके करीबी लोगों से मिलती है, तो वे उसे फ्रंट लाइन की स्थिति के बारे में झूठ बोल सकते हैं और आसानी से बच सकते हैं, जब तक कि ऐसा करना सचमुच नामुमकिन न हो जाए। खैर, गोरेसीमा के बयानों पर वापस आते हैं तो यहां तक कि रूसी टिप्पणीकारों ने भी इस दावे को खारिज करना शुरू कर दिया कि रूस ने शहर को घेर लिया है। असल में एक युद्ध ब्लॉगर ने तो यहां तक कह दिया, मुझे हैरानी है कि क्या मैं यह कह रहा हूं कि गोरेसीमा यूक्रेनी सैनिकों के घिरे होने के बारे में झूठ बोल रहे हैं, या फिर गोरेसीमा झूठ बोलकर सशस्त्र बलों की छवि खराब कर रहे हैं। अब इस ब्लॉगर ने ऐसा मजाक इसलिए किया क्योंकि रूस सशस्त्र बलों की छवि खराब करने वाले कानून का उपयोग आलोचना दबाने के लिए कर रहा है। अगर कोई कहता है कि रूसी सेना ठीक नहीं चल रही, तो उसे जेल भेजा जाता है क्योंकि उसने सेना की छवि खराब की। अगर कोई सेंट पीटर्सबर्ग के बीचों बीच कोई गाना गा रहा है, तो वह जेल चली जाती है क्योंकि वह सशस्त्र बलों की छवि खराब कर रही है। लेकिन जब क्रेमलिन सेना पर झूठ बोलता है, तो उसे सेना की छवि खराब करना नहीं माना जाता। यह बिल्कुल उस मशहूर कहावत जैसा है, मेरे दोस्तों के लिए सब कुछ और मेरे दुश्मनों के लिए कानून। दुर्भाग्य से गेरासिमा की किस्मत अब खत्म होती दिख रही है। टेलीग्राम रिपोर्ट के मुताबिक अगर वह शहर नहीं जीतता तो उसकी पदवी जा सकती है। पुतिन ने उसे एक डेडलाइन दी है, नवंबर के मध्य तक शहर पर कब्जा करो, या यह जनरल के लिए सत्ता बचाने का आखिरी मौका है। यही वजह है कि हम इस क्षेत्र में मांस फेंकने की घटनाओं में बढ़ोतरी देख रहे हैं। कमांड किसी भी कीमत पर आदेश पूरा करने के लिए एक के बाद एक आत्मघाती हमलों की लहरें भेज रहा है। हम इसे मोर्चे से आ रहे युद्ध क्षेत्र के क्लिप्स में देख सकते हैं। कुछ ही दिन पहले मैं और चकफार ने हाल ही में एक क्लिप का विश्लेषण किया था और इससे हमें ठीक ठीक पता चलता है कि रूस इस शहर पर कब्जा करने के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार है। हमने देखा कि रूसी सैनिक गैस ग्रेनेड ले जा रहे हैं, जो कि वैसे तो एक युद्ध अपराध है, लेकिन दुर्भाग्य से इस एक सैनिक के लिए ऐसा लगता है कि उसे अपनी ही दवा का स्वाद चखना पड़ा। बस देखिए। हाँ, तो यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प क्लिप है और मैंने इसे कई बार देखा है। तो कुछ ऐसा है जो इन लोगों के पास है, वो सच में जल रहा है और मैंने इसे बार बार देखा। और सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि शायद उसके बैग में कुछ मोर्टार के गोले थे। मोर्टार के गोले के नीचे फिन के पास छोटे डोनट्स जैसे होते हैं, उन्हें इंक्रीमेंट्स कहा जाता है और वे बहुत तेजी से जलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर मैंने उसे देखा और सोचा ठीक है, शायद उसके पास कुछ हाई कैपेसिटी स्मोक ग्रेनेड्स थे, लेकिन अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसके पैक्स में जो चीजें थीं वे शायद गैस ग्रेनेड्स थीं। रूसी लोग क्लोरोबेंजिलिडीन, मैलोनाइट्राइल और क्लोरोएसिटोफेनोन और क्लोरोपिक्टिन और कुछ अन्य युद्ध गैसों का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना मजेदार ये है, हम उन कुछ लोगों को देख रहे हैं जो गैस ग्रेनेड्स को फ्रंट तक ला रहे थे और जो आदमी इस तरह लेटा हुआ था वे उसके पैक में थे। ड्रोन फटने पर यही हुआ। अब इसका मतलब समझ में आता है। ये मुझे समझ आता है क्योंकि ये लगातार जलता है।
हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक उच्च क्षमता वाले आंसू गैस या आप जानते हैं दंगा विरोधी एजेंट के फटने को देख रहा हूँ। ठीक है। ये भी बताता है कि ये लोग धुएं में क्यों जाते हैं, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं होता और रेंग कर बाहर नहीं जाता। वे जहर का शिकार हो रहे हैं। ब्रिगेड सर्जन हमें ये भी बता रहे थे कि वे गैस से पीड़ित लोगों का इलाज करते हैं और इनमें से कुछ लोग मर जाते हैं और आप जरूरी नहीं कि आंसू गैस से मरें। तो कुछ तो पर जानते हैं मैंने किया था। मैंने कुछ हफ्ते पहले कीव पोस्ट के लिए एक रिपोर्ट की थी और वह इसके बारे में थी। यह रूसियों द्वारा रासायनिक युद्ध एजेंट्स के इस्तेमाल पर मेरी तीसरी रिपोर्ट थी और कम से कम 2 मामलों में उन्होंने यह निर्धारित किया है कि जो यूक्रेनी सैनिक मारे गए वे ऑनर्गेनोफॉस्फेट्स के संपर्क में आए थे, जो कि कीटनाशक का वैज्ञानिक नाम है, लेकिन ऑनर्गेनोफॉस्फेट्स ही नर्व गैस का भी आधार होते हैं। असल में नर्व गैस की खोज जर्मनों द्वारा उन रसायन शास्त्रियों के जरिए हुई थी जो कीटनाशक बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, यह बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ जिस चीज को देख रहे हैं वह रूसी रासायनिक हथियार हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं रूसी श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा। मुझे खेद है कि इन लोगों को सचमुच अपने ही रासायनिक युद्ध के हथियारों से मारा गया, लेकिन मुझे लगता है कि यही हुआ है। अब यह क्लिप सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो हम हर हफ्ते बेसिक्स इनसाइडर पर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको YouTube पर सभी बैटलफील्ड क्लिप्स नहीं दिखा सकते क्योंकि यह YouTube की गाइडलाइन के खिलाफ है। इसीलिए हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है, बिजनेस बेसिक्स। वहीं पर हमारे पास पाबंदी नहीं है, इसीलिए हम आपको यूक्रेन और दुनिया भर की बिना सेंसर वाली कवरेज दे सकते हैं। हमें कुछ भी ब्लर करने की जरूरत नहीं है जो किसी विज्ञापनदाता को पसंद ना हो, क्योंकि हम वेबसाइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते। हम वेबसाइट को आप लोगों के समर्थन से चलाते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर हफ्ते बैटलफील्ड ब्रेकडाउन देखना पसंद करते हैं, आपको जरूर हमारे प्लेटफॉर्म को देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप basicsinsider.com पर भी जा सकते हैं। ज्वाइन करने पर आप इस पूरे एपिसोड के साथ साथ वहां मौजूद ढेर सारे दूसरे कंटेंट भी देख पाएंगे। इसके अलावा आप चैनल और हमारी कवरेज को भी सपोर्ट करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले हफ्ते मिलूंगा।